हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। जैसे कि आप सबको पता है, हमने ए टू जेड सीरीज में इकोनॉमिक्स जो है टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है। इसमें हम डिफरेंट चीज़ों को कवर कर रहे हैं और वो भी विद कंसेप्ट क्लियरेंस। तो पहले क्वेश्चन से बिगिन करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच वन इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। देखो, प्राइमरी एक्टिविटी पूछ रहे हैं। देखो, हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सबसे पहली बात, जब भी हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी के आपकी इकोनॉमिक्स नहीं चल सकती है। इसका मतलब वो होता क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी? वो एक्टिविटी जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो जाए, और पैसा जहां भी आता है वहां पे मोटिव हमेशा प्रॉफिट ही होता है। तो इसका मतलब जहां पे भी पैसा बनेगा वहां पे इकोनॉमिक्स का जो है कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करें प्राइमरी में आप जो है प्रोडक्शन कर रहे हो, पैसा अर्न कर रहे हो, बट किसके बाद? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि नेचुरल रिसोर्स को खराब करोगे तभी तो आपके पास पैसा बनेगा। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट सब सेक्टर जरूर है, बट वहां पे भी आपका जो है एक्सप्लॉयटेशन होता है एग्रीकल्चर से। अब वो कैसे? आप अच्छी खासी खेती कर रहे हो पर आप केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हो ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, तो इसकी वजह से होगा कि आपकी धीरे धीरे जमीन की प्रोडक्टिविटी भी तो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो प्राइमरी है? प्रोसेसिंग कभी भी जो है प्राइमरी एक्टिविटी नहीं होती, ये इंडस्ट्री ने करनी, ये सेकेंडरी होगी। फैब्रिक बनाना ये इंडस्ट्री का काम होता है। मैन्युफैक्चरिंग तभी होती है जब प्रोसेसिंग होती है। इसका मतलब कोई भी चीज़ को अगर आप मिट्टी के नीचे से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे कि कोयला, ऑयल, ये सब क्या होते हैं? माइनिंग। तो माइनिंग क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना। इसका मतलब प्राइमरी एक्टिविटी क्या हो जाएगा? माइनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर देन 50% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया डिपेंड ऑन। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमने पढ़ा प्राइमरी सेक्टर। अगर प्राइमरी सेक्टर की हम बात करें तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से पैसा अर्न करा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव, मान लो मेरे देश की कमाई 100 रुपये है, इस 100 रुपये में से अगर मान लो हमारा देश अकेला 50 रुपीज़ जो अर्न कर रहा है वो एग्रीकल्चर से अर्न कर रहा है, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी कैसी है? एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, यानी कि एग्रेरियन इकोनॉमी। तो जब भी आपकी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन अगर वर्क कर रही है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी भी उसी सेक्टर वाली इकोनॉमी बन जाती है। तो यहाँ पूछ रहे कि इंडिया की जो आपकी पॉपुलेशन है वो 50% से ज़्यादा कहाँ पे काम कर रही है? प्राइमरी में, पब्लिक सेक्टर में, टर्शरी में या इंडस्ट्री में? तो देखो, पब्लिक सेक्टर में हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि आधे से ज़्यादा नौकरी सरकारी है। टर्शरी सेक्टर, सर्विसेज इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, देखो हमारा पीएमएफ यानी कि प्राइम मूविंग फोर्स, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था इंडस्ट्री रखा था, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी पढ़ी लिखी जनता थी वो बाहर से पढ़कर आई, और उन्होंने देखा बाहर पैसा तो इंडस्ट्री से कमा रहे हैं। पर हमारे देश में इतना नहीं सोचा लोगों ने कि क्या हमारे पास इंडस्ट्री है, क्या हमारी जनता इतनी स्किलफुल है। तो इसीलिए हमारी पीएमएफ इंडस्ट्री होने की वजह से कभी ग्रोथ ज़्यादा हुआ ही नहीं। 2002 में चेंज किया, तो 2002 में जब चेंज हुआ उसके बाद हमने पीएमएफ एग्रीकल्चर को बनाया, और तब से लेकर टिल अ डेट तक जो ग्रोथ है इंडिया का वो हमेशा से ज़्यादा रहा है। तो इसका मतलब हमारी इंडिया की 50% से ज़्यादा जनता एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो पार्ट होता है प्राइमरी सेक्टर का। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट डज जीएनपी स्टैंड्स फॉर। देखो, जीएनपी की फुल फॉर्म की बात करें, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब जीएनपी की बात करें तो सी इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये जीएनपी क्या होता है? टोटल वैल्यू होगा गुड्स एंड सर्विसेज का जिसका प्रोडक्शन हुआ है देश के अंदर नहीं, देश के बाहर, और वो पैसा अगर इंडिया में आ रहा है, दैट इज जीएनपी विद इन 1 ईयर। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, एक रफ स्केच बनाओ इंडिया का, तो इंडिया कुछ इस तरीके से दिखेगा। और इंडिया में एक कंपनी है जो आपकी कार को मैन्युफैक्चर कर रही है, दैट इज बीएमडब्ल्यू। अब बीएमडब्ल्यू वालों ने बीएमडब्ल्यू बनाई, तो इसका मतलब बीएमडब्ल्यू है तो बहुत एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि ये इंडिया की कंपनी ही नहीं है, ये कहाँ की कंपनी? आपकी जर्मनी की। अब जर्मनी वाले इंडिया में बैठ के बीएमडब्ल्यू बना रहे हैं और इंडिया को बेच भी रहे हैं। क्या ये जो बेचने के बाद, सेल करने के बाद जो पैसा है, क्या वो इंडिया का पैसा है? नहीं, वो पैसा कहाँ जाएगा? जर्मनी। तो इसका मतलब जो बीएमडब्ल्यू इन्होंने इंडियंस को यहाँ पे सेल करी, ये जो है आपकी क्या हो जाएगी? जीएनपी हो जाएगी। कहाँ की? आपकी जर्मनी की। तो जीएनपी क्या होता है? जीएनपी होता है टोटल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज का,
जो कि देश के अंदर नहीं, देश के बाहर प्रोड्यूस हुआ है इंडियन सिटीजन और इंडियन नेशनल के द्वारा विद इन 1 ईयर, उसे हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रियल जीडीपी इज मेजर्ड एट। अब देखो जीडीपी, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो टाइम पीरियड था 2009 का। अब मेरे मन में आया क्यों ना मैं एक गाड़ी परचेज करूं, और मैंने जो है देश की बनी हुई गाड़ी परचेज कर ली, दैट इज मारुति 800। अब सस्ती क्यों है? क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई है। और जब मैंने इसे 2009 में परचेज किया तो इसकी कीमत थी 1 लाख रुपए, और मैंने इसको परचेज कर लिया और यूजेज करना स्टार्ट किया। 10 साल मैंने इसका यूज किया। 10 साल में ऑफ रोड्स में लेकर गए, ऐसी रोड्स पे लेके जहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां फेल होगी। तो मेरे मन में एक इमेज है कि मारुति 800 बहुत अच्छी है। अब होगा क्या, 10 साल के बाद ये पुरानी होगी तो मुझे दोबारा गाड़ी परचेज करनी पड़ेगी। तो 2019 में जब मैंने कार परचेज की, सेम 800 परचेज की, यहाँ इस मारुति 800 का प्राइस मुझे 1 लाख नहीं पड़ा। यहाँ पे जो मारुति 800 है वो 1.5 लाख की हो गई। अब देखो, तब मैंने एक की ली, आज मैंने 1.5 लाख की ली है। क्या उन्होंने मुझे कुछ नया बना के दिया? वही सेम इंजन है, वही सेम मेटल है, वही सीट कवर है, सब कुछ तो वही है। तो ये 50,000 एक्स्ट्रा क्यों हुआ? तो याद रखना, गाड़ी की असल कीमत 1 लाख ही है, जो 50,000 एक्स्ट्रा है वो आपका इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई है। तो इसका मतलब सरकार यूजुअली या तो आपके करंट दाम पे यानी कि 1.5 लाख पे जो है चीज़ों के दाम दर्ज कर सकती है, या फिर एक्चुअल प्राइस पे दर्ज कर सकती है। अगर वो आपके करंट दाम पे करे उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। तो इसका मतलब मारुति 800 को अगर गवर्नमेंट आज की डेट में 1.5 लाख में अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करेगी तो वो आपका नॉमिनल जीडीपी होगा। और जब आज की डेट में वो आपका क्या करे, एक कांस्टेंट प्राइस पे जो है आपकी चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे अगर दर्ज करे तो वो होती है आपकी रियल जीडीपी। इसका मतलब रियल जो आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो मेजर किया जाता है एक कांस्टेंट प्राइस पे। और आज की डेट में एक कांस्टेंट प्राइस का बेस ईयर रखा है 2011-12, यानी कि जो चीज़ों के दाम 11-12 में चल रहे थे उन्हीं में जो है हम चीज़ों को दर्ज कर रहे हैं। रीजन बीइंग क्योंकि जनसंख्या का आंकड़ा, दैट इज पॉपुलेशन सेंसस, है ही 11-12 का, इसीलिए जो भी चीज़ें हम दर्ज करें वो 11-12 के अकॉर्डिंग करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है एनडीपी इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ग्रॉस और नेट के बीच का रिलेशन डिराइव करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मेरा फ़ोन खराब हो गया और मुझे ना नया फ़ोन परचेज करना है। मैं मार्केट चली गई और मार्केट में मुझे एक फ़ोन पसंद आ गया जिसकी कीमत 40,000 रुपये है। अब हुआ क्या, मैंने इंडियन नेचर अपने फ्रेंड्स को दिखाया, देखो मैंने 40,000 का फ़ोन लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे फ्रेंड्स कहते हुए 40,000 में तो तुझे और भी अच्छे फ़ोन मिल सकते थे, इसके तो फीचर अच्छे नहीं। 1 महीना मैंने यूज़ कर लिया, 2 महीने मैंने यूज़ कर लिया, तीसरे महीने में मेरे मन में बात आ गई एक्चुअल में अच्छा नहीं है, तो मैं इसे क्या करूँगी, सेल। और जब मैंने इसे बेचा तो ये बिका कितने का, 32,000 का। क्योंकि इकोनॉमी के हिसाब से हर दिन हर चीज़ के दाम गिरते हैं। अब हुआ क्या, दाम गिर गए तो पैसे की में कितने की कमी आ गई, 8,000 रुपये की। तो जब भी हम कहें टोटल वैल्यू तो 40,000 जो कीमत है वो होती है ग्रॉस वैल्यू, और 32,000 में मैंने बेचा उसे कहेंगे हम नेट वैल्यू। कमी कितने की आई, इसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब मुझे यहाँ पे कहा है कि फॉर्मूला निकालो एनडीपी का। तो देखो मेरे को यहाँ कह रहे हैं एनडीपी की वैल्यू निकालो, ये तुम्हें नहीं दी है। तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास ग्रॉस वैल्यू है और डेप्रिसिएशन है। तो ग्रॉस और डेप्रिसिएशन में मैं क्या रिलेशन बनाऊं कि मेरे पास जो है नेट वैल्यू आ जाए। तो मैं क्या करूंगी, 40,000 में से माइनस कर लूंगी कितना, 8,000। इसका मतलब अगर मैं जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर रही हूं तो मेरे पास नेट वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब एनडीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। इसके बाद आ जाओ, कॉल ऑफ गरीबी हटाओ वाज इनकॉर्पोरेटेड इन। देखो क्या हुआ, 5 ईयर प्लान आए। गवर्नमेंट ने कहा यार 5 वर्षीय योजना बनाना बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि 5 वर्षीय यानी कि 5 ईयर प्लान अगर हम बनाते हैं तभी तो हमें पता है ना कि हमने प्लान क्या बनाया है और किस तरह से ग्रो करना है। तो पहली बार कहा गया गरीबी हटाओ, ये आपकी इंदिरा गांधी ने ये स्लोगन दिया था, और किस 5 ईयर प्लान में दिया था, आपका 5th 5 ईयर प्लान। अब याद कैसे रखोगे, पावर की बात कर रहे हैं, पावर थी इंदिरा गांधी के पास और उन्होंने पूरी पावर दिखाते हुए, मुट्ठी दिखाते हुए ये बात कही कि गरीबी हटाओ भाई।
तो इसका मतलब कांग्रेस का जो साइन है वो क्या होता है, हाथ, और हाथ में कितनी फिंगर्स दिखती है, 5। इसका मतलब 5 ईयर प्लान में ये बात कही गई है, गरीबी हटाओ। सेकेंड 5 ईयर प्लान को इंडिया में जो है कहा जाता है कि किस प्लान पे बेस्ड है। एक इकोनॉमिस्ट थे, नाम था पीसी महलानोबिस, तो उन्हीं के प्लान पे जो है इस सेकेंड 5 ईयर प्लान का नाम पड़ा। और याद रखना, इस सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडिया में पहली बार कहा गया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, और इंडिया में जो है इंडस्ट्री अगर बनती है तो ही हम इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि प्लान बनाने के इकोनॉमी में क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं आपको, वो बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। देखो, अगर हमारे पास प्लान होगा ना कि हमें एक बिल्डिंग बनानी है जिसमें हम कपड़े बनाएंगे और उसमें खादी के कपड़े बनाएंगे और गवर्नमेंट का है, तो उस कंपनी में काम करने के लिए वर्कर्स भी तो चाहिए। तो अगर हमारे पास प्लान होगा इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए तो सबसे पहले तो रोजगार ही मिलेगा। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, अब ये कह रहे पूरी तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर है चाहे इंडस्ट्री है, बराबर सही है। आप एक फैक्ट्री बना रहे हो, अगर आप उसमें अच्छी मशीनरी नहीं रखोगे, क्या आप अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे? अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो तो आपके एम्प्लॉयज होने का क्या फायदा, आपको कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इसका मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री और आपकी एम्प्लॉयमेंट दोनों जो है इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव होते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनल अप्रूवल टू 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया इज गिवन बाय। तो देखो, पंचवर्षीय योजना या तो प्लानिंग कमीशन बनाता है या नीति आयोग। अब इसको अप्रूवल कौन देता है? इन्होंने तो प्लान बना दिया पर प्लान में कमियां भी तो हो सकती है, उस कमी को देखता है एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका काम है कमियों को ढूंढना, और ये कमियां ढूंढेगा तो उसके बाद यही तो कहेगा कि ये चीज को चेंज करो, और चेंज करने के बाद इस एग्जैक्ट प्लान को लॉन्च करो। इसका मतलब एनडीसी ही फाइनल अप्रूवल देता है किसको, आपके 5 ईयर प्लान्स को। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? एनडीसी के प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन कौन होते हैं? खुद प्राइम मिनिस्टर आपके चेयरमैन होते हैं एनडीसी के। हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के चेयरमैन, देखो एक सिनेरियो है, 1938 में सुभाष चंद्र बोस की आपकी चेयरमैनशिप में पहली बार ये बात कही गई थी कि आपको जो है क्या करना है, प्लानिंग कमेटी बनाना है। तो आपकी नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में बनी। वक्त आगे बढ़ता गया और उस टाइम पे क्या हुआ, 1938 में जो एनपीसी बनी उसके चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हुआ क्या, देश आज़ाद हो गया 50 में और वो बन गया प्लानिंग कमीशन, तब भी चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश में इलेक्शन होते हैं 51 52 में, तब भी चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू। तब से लेके ट्रेंड है, चाहे हो प्लानिंग कमीशन वही ट्रांसफॉर्म हुआ नीति आयोग में, तो आज भी चेयरमैन कौन होते हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। 51 से यही ट्रेंड है, तब से लेके इसको चेंज नहीं किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू।